बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक 7 में हम मेजर ऑफ पोजीशन या जी स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर का हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले समझ लेते हैं मेजर ऑफ पोजीशन को। जिस तरह हमने सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स की बात की, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, या फिर हमने मेजर्स ऑफ वेरिएशन की बात की, जिसमें हमने स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस की बात की। सो इसी तरीके से हमारे पास मेजर ऑफ पोजीशन या लोकेशन भी होते हैं। इन मेजर्स में हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड स्कोर, परसेंटाइल, डेसाइल या क्वार्टाइल आते हैं। और हम आइंदा के कुछ लेक्चर्स में इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग करके समझेंगे। जैसे यहां पे लिखा नजर आ रहा है कि दे आर यूज्ड टू लोकेट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द डेटा वैल्यू इन द डेटा सेट। हमें कोई भी डेटा सेट हो उसमें हम इनकी रिलेटिव पोजीशंस देखनी होती है। सो इसीलिए हम मेजर ऑफ पोजीशन देखते हैं। ये जो डिफरेंट तरीके हैं जिसमें स्टैंडर्ड स्कोर है, परसेंटाइल, डेसाइल वगैरह, इसके जरिए। इसकी मिसाल ऐसी है कि सपोज कर लें एक वैल्यू है जो कि 80th परसेंटाइल पे आपको बताया गया है कि लोकेटेड है। इसका मतलब ये है कि 80% of the value fall below it in the distribution and 20% of the value fall above it। कि अगर तो एक वैल्यू जो है 80th परसेंटाइल पे है तो तकरीबन 80% जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं उस डेटा सेट में वो उससे नीचे होंगी, कम होंगी, और 20% जो है वो उससे अबव होंगी। और आमतौर पे मीडियन जो है वो ऐसी वैल्यू है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 50th परसेंटाइल पे करिस्पॉन्ड करती है। मतलब हम क्या सकें कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीडियन जो है वो 50th परसेंटाइल पे मौजूद होता है। मतलब ये है कि हाफ वैल्यूज जो है वो इससे कम होंगी और हाफ वैल्यू जो है वो इस 50th पोजीशन से अबव होंगी। सो हम इस तरह मेजर ऑफ पोजीशन के डिफरेंट हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं उस पर बात करते हैं। अभी हम आते हैं स्टैंडर्ड स्कोर की तरफ। जैसे पुराने वक्तों से एक मुहावरा मशहूर है इंग्लिश में कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ठीक है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स में हम किसी हद तक इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। सपोज कर लें कि एक स्टूडेंट है जिसने 90 स्कोर किया म्यूजिक टेस्ट में और 45 स्कोर किया इंग्लिश के एग्जाम में। तो हम इन दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्कोर को डायरेक्ट कंपेयर दो चीज़ों की वजह से नहीं कर सकते। एक तो ये है कि ये सब्जेक्ट ही अलग है, म्यूजिक टेस्ट अलग एक सब्जेक्ट है और इंग्लिश जो है वो एक अलग सब्जेक्ट है। दूसरा ये है कि इनके स्कोर्स जो है वो भी अलग अलग है। उनका म्यूजिक टेस्ट का स्कोर हो सकता है आउट ऑफ 100 उसने 90 लिया हो और इंग्लिश एग्जाम में आउट ऑफ 50 उसने 45 लिया हो। तो चूंकि हमारे पास टोटल स्कोर जो है वही डिफरेंट है तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते सो इसीलिए हमने रिलेटिव स्टैंडर्ड्स के बेस पे इन दोनों को हमने कंपेयर करना होता है स्टैटिस्टिक्स में। और वो कैसे करते हैं कि इस तरह के कंपैरिजन में हम मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पे कंपैरिजन करते हैं और जब मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन पे हम कंपैरिजन करते हैं तो एक स्टैंडर्ड स्कोर निकालते हैं जिसको हम जी स्कोर कहते हैं। और ये जी स्कोर हम लेटर चैप्टर्स में भी यूज़ करेंगे, डिफरेंट हमारे जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे। एक स्टैंडर्ड जी स्कोर हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक डेटा वैल्यू जो है वो कहाँ पे कितने स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो एक मीन वैल्यू से अबव है या बिलो है, या वो जो है वो स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ पे लोकेट करता है। अगर हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोर जो है वो 0 हो तो डेटा वैल्यू जो है इसका मतलब ये होता है कि वो सेम होती है, जैसे जो मीन वैल्यू होती है वही वैल्यू डेटा वैल्यू कहलाई जाती है। सो ये याद रखें, मैं इसको फिर रिपीट कर लेता हूं कि जी स्कोर जो है वो हमें बताता है कि एक स्पेसिफिक डेटा वैल्यू मीन के
राइट साइड पे यानी अबव कहाँ पे लोकेट कर रहा होता है, या कितना लो या कहाँ पे बिलो लेफ्ट साइड पे मीन के डिस्ट्रीब्यूशन में वो उसकी लोकेशन है। इसका यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास आती कैसे है कि हम मीन से स्टैंडर्ड वैल्यू को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या लिखा है, बाय सब्सट्रैक्टिंग द मीन फ्रॉम द वैल्यू एंड डिवाइडिंग द रिजल्ट बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, ये हमारे पास मीन है, इसको हमने वैल्यू से माइनस किया और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन हमने किया, तो ये हमारे पास जी स्कोर आ जाता है। और इसका फार्मूला जो है वो ये है कि हमारे पास जो इंडिविजुअल वैल्यू वो सिर्फ x कहलाती है, हमारे पास मीन x बार कहलाता है और स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास एस भी कहलाता है, और हम पॉपुलेशन के लिए सिग्मा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो जी स्कोर कहलाता है, मतलब ये या एस यूज़ करेंगे या ये सिग्मा का सिंबल यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी बताया गया कि फार्मूला जब पॉपुलेशन का हो, जब सैंपल का हो तो ये हमने स्मॉल एस यूज़ करना है, और जब पॉपुलेशन का हो तो हमने जो स्टैंडर्ड डिविएशन है इसका जो है वो इसकी जगह सिग्मा यूज़ करना है, और वही रहेगा, इंडिविजुअल वैल्यू x ही रहेगी, जबकि जो मीन है वो सैंपल में x बार होता है, पॉपुलेशन में हम उसको म्यू कहते हैं। तो ये दो फार्मूला है हमारे पास, सैंपल में x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय s होगा, जबकि पॉपुलेशन में हमारे पास x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। ये दोनों एक ही चीज़ है, फर्क ये है कि एक सैंपल में यूज़ होता है और एक पॉपुलेशन में यूज़ होता है। और ये जी स्कोर जो हमारे पास आता है ये हमें बताता है कि ये डेटा वैल्यू जो है वो मीन के अबव या बिलो स्टैंडर्ड डिविएशन में कहाँ पे फॉल कर रहा है, ये हमें समझना होगा। अब हम आते हैं कुछ एग्जांपल्स की। एग्जांपल में आप देख लें कि स्टूडेंट स्कोर 65 ऑन कैलकुलस टेस्ट दैट हैड अ मीन ऑफ 50 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 10. She scored 30 on history test with a mean of 25 and standard deviation of 5. Compare her relative position on the test. हमने दोनों टेस्ट की उसकी रिलेटिव पोजीशंस को कंपेयर करना है। नाउ पहले हम जो है ना कैलकुलस के टेस्ट का जी स्कोर मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने वैल्यूज़ हमें मालूम हो गई कि इंडिविजुअल वैल्यू हमारे पास जो है वो बताया गया कि स्कोर 65 किया है, मीन उसका 50 था, तो 65 माइनस 50 डिवाइडेड बाय हमने स्टैंडर्ड डिविएशन तो हमारे पास ये 10 था, तो वो हमने एंड किया, तो हमारे पास जी स्कोर आया 1.5। तो ये हमारे पास जो है वो इनका कैलकुलस का जी स्कोर आया 1.5। अब आते हैं हिस्ट्री के टेस्ट के जी स्कोर की तरफ। तो वहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू जो स्कोर था वो 30 था, मीन हमारे पास 25 था और हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन 5 था, तो उसका जी स्कोर हमारे पास 1.0 आया। अब जब हम देखते हैं कि जी स्कोर फॉर द कैलकुलस इज लार्जर, हर रिलेटिव पोजीशन इन द कैलकुलस क्लास इज हायर देन हर रिलेटिव पोजीशन इन द हिस्ट्री क्लास। अब जी स्कोर के बेस पे हमने देखा वहाँ 1.5 आ रहा है और यहाँ 1, तो हम कह सकते हैं कि 1.5 इज ग्रेटर देन 1.0। सो इट मीन्स ये जो हमारे पास कैलकुलस की क्लास थी उसकी पोजीशन उसकी रिलेटिवली जो है ना वो हिस्ट्री के क्लास में ज़्यादा बेहतर थी। वही बात कि हमने एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर किया। अब एक दूसरी एग्जांपल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जब हमारे पास जी स्कोर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो स्कोर है वो अबव द मीन है, यानी मीन के राइट साइड पे है। अगर यही स्कोर जो है वो 0 होगा तो मीन ये एग्जैक्टली मीन के बराबर का स्कोर होता है, और अगर ये जी स्कोर नेगेटिव होगा तो हम कह सकते हैं कि ये मीन के लेफ्ट साइड पे है। मैं अगर ग्राफिकली उसको आपको दिखा दूं तो सपोज कर लें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मीन है। तो अगर हमारे पास ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव है, अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है जैसे ये है तो ये मीन जो है ये 5 है, तो ये मीन के राइट साइड पे यहीं पे कहीं पे ये वैल्यू फॉल कर रही है इधर इधर। अगर ये -1.0 होता तो ये इस मीन के इधर किसी भी जगह पे वो हम कॉरेस्पॉन्ड करते कि यहाँ पे कहीं पे फॉल कर रहा है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं।
कि फाइंड द जी स्कोर फॉर ईच टेस्ट एंड स्टेट विच इज हायर, कौन सा स्कोर ज्यादा हायर। टेस्ट ए में जो है हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यू जो स्टूडेंट ने वो स्कोर किया है वो 38 है, और टेस्ट बी में 94 है। फिर टेस्ट ए का मीन 40 है, टेस्ट बी का 100 है। फिर टेस्ट ए का स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है और टेस्ट बी का 10 है। तो हमने एंटर किए सारी वैल्यूज, तो टेस्ट ए का हमारे पास -4 आया जी स्कोर, जबकि टेस्ट बी का हमारे पास -0.6 आया। तो आप देखें कि -0.4 ये बड़ा होता है -0.6 से, क्योंकि ये माइनस के उससे जो है ना, और दूसरी बात ये कि 0.4 ये क्लोजर होता है 1 के, तो जो 1 के करीब होता है वो नंबर ज्यादा होता है। सो द स्कोर फॉर टेस्ट ए इज रिलेटिवली हायर देन द स्कोर फॉर टेस्ट बी। ये बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, आई होप ये आप सबको आता होगा। तो ये आपको मैं अभी से एक जी टेबल दिखा दूं। हमारे पास ये एक टेबल कहलाता है जो हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बाद में यूज करना होता है। ये जो हमने अभी जी स्कोर मालूम किया जैसे 1.0, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये 1.0 इसके हम आगे जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसके करस्पॉन्डिंग एरिया मालूम करो अंडर द कर्व। ये जो इस तरह कर्व होती है और इसमें अगर हमारे पास एक वैल्यू है, ये मीन है, और अगर एक वैल्यू इधर फॉल कर रही है और आपसे पूछा जाए कि सपोज कर लें ये 1.0 इसका जो है जी स्कोर है, तो ये यहाँ पे जो वैल्यू फॉल कर रही है इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में करस्पॉन्डिंग एरिया मालूम कर लो। सो आप जब करस्पॉन्डिंग एरिया मालूम करेंगे तो ये जी स्कोर इस कॉलम में दिया गया है, इस जी स्कोर में आप 10 पे आएंगे, 10 पे आएंगे और आपको सपोज कर लें अभी ये है 1.0, तो मतलब 1.0 और आइंदा भी 0 होगा अगर ये 0 है। सो इसका मतलब यह है कि हम दोबारा ये इस कॉलम में जब हमने एक बार एक नंबर देख लिया 1.0, पहले दो नंबर इसमें देख लिए जो ये दोनों है 1 और पॉइंट और इसके बाद वाला नंबर, जो ये नंबर है ये जब हम देखेंगे ना तो ये हम इस रो में देखेंगे। सो सपोज कर लें ये नंबर अगर हम अलग करके लिखें तो 1.0 अलग हो जाएगा और 0.00 जो है ना वो अलग हो जाएगा। तो आप देखें ये 0.00 ये वाला है, तो इस रो में आएंगे और इस 10 के सामने जो नंबर हमारे पास आ रहा है वो है 0.8413, तो हम कहेंगे कि ये हमारा करस्पॉन्डिंग एरिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। सपोज कर ले हमारे पास एक और वैल्यू है और वो वैल्यू है 1.65, ठीक है। सो पहले तो हमने 1.65 देखना है, तो आप यहाँ पे आप इस कॉलम में आएंगे और 1.6 पे आएंगे, ठीक है। 1.6 पे आए, फिर आपने ये 1.6 वाला जो है ये देख लिया कि ये 1.6 है। फिर आपने देखना है कौन सा नंबर, चूंकि 1.6 अलग हो गया तो ये अब रह गया 0.05, तो अब हमने इस रो में 0.05 पे आना है, तो 0.05 ये आ गया ना, सो हम इससे आएंगे इस कॉलम पे, ये हमारा नंबर है। सो जब ये नंबर आया तो इसको हम चूज कर लेंगे और ये नंबर हमारे पास क्या आया 0, मैं इसको मिटा के दोबारा वो कर देता हूं, ये नंबर था तो ये था 0.9505, तो उस कर्व पे जो करस्पॉन्डिंग एरिया था उस पॉइंट का वो 0.9505। एक तीसरा हम जी स्कोर का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टेबल में देख लेते हैं, तो वो क्या होगा कि सपोज कर ले मेरे पास एक और नंबर है 1.79, ठीक है। सो 1.7 का मैं करस्पॉन्डिंग देख लेता हूं, तो वो मेरे पास ये है 1.7, और अब मैं ये दूसरा देख रहा हूं तो 0.09 मेरे पास रह गया। जब मैं इसको हटा दूंगा तो 0.09 का कॉलम ये है और मैं इधर आऊंगा इसको मैच करूंगा तो ये वाला जो नंबर है मेरे पास, ये वाला एग्जैक्टली ये मेरे पास रह जाएगा और ये नंबर करस्पॉन्डिंग एरिया का होगा जो कि है 0.9633, तो ये करस्पॉन्डिंग नंबर होगा हमारे पास जी स्कोर का। इस तरीके से हम जी स्कोर कैलकुलेट करते हैं या उसका करस्पॉन्डिंग एरिया हम फिर मालूम करते हैं।
तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आइंदा भी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।